विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सबको विदित है कि कोरोना महामारी विश्व भर में व्यापक रूप से फैल रही है। इस महामारी को देखते हुए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने ये निर्णय लिया कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच में संवाद कायम हो सके। तो आज ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ करने का ये प्रथम दिवस है, जिसमें आप सभी हमारे बीच हैं, सामने हैं। तो आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का विशेष रूप से आज समागम हुआ है। तो तृतीय वर्ष की 2 प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के हमारे बीच हैं। मैं हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका सुमन बिस्सा आपके बीच में हूँ। और हिंदी साहित्य के दोनों ही प्रश्न पत्र, पहला पेपर प्रश्न पत्र जिसे आधुनिक काव्य अर्वाचीन काव्य के नाम से दिया गया है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो काव्यांग विवेचन और गद्य की विविध विधाओं के स्वरूप को लेकर है। तो आज इसी द्वितीय प्रश्न पत्र पर अपन चर्चा करेंगे, काव्यांग विवेचन और गद्य विधाओं का स्वरूप। काव्यांग विवेचन के अंतर्गत अलंकारों का विशेष महत्व है। जब से हमने काव्य पढ़ना शुरू किया है, तब से ही अलंकार भी पढ़ने शुरू कर दिए, क्योंकि संस्कृत के आचार्यों ने और जितने भी काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने ये माना है कि अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान कहे जाते हैं। जिस तरह से एक युवती की आभूषणों से सजा दिया जाए तो उसकी शोभा 4 गुनी बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही अगर काव्य के अंदर अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो काव्य की शोभा 4 गुनी बढ़ जाती है। तो अलंकार जो है हमारे तीसरी इकाई के अंतर्गत आए हैं। उनमें सबसे पहले जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास जो है वो वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं। बार बार जहां वर्णों की आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। बार बार वर्णों की आवृत्ति कैसे? एक उदाहरण आपके सामने रखती हूं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पर। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च च च, बार बार च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आप इसे नोट कर लें। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पर। इसमें बार बार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरा अलंकार पाठ्यक्रम में है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ पर होता है? यमक अलंकार जहाँ पर एक से अधिक बार शब्द बार बार आए। काव्य की पंक्तियों में शब्द जो है वो एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ भिन्न हो, हर बार अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कैसे? एक उदाहरण आपके सामने रखती हूं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बेर बेर का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली पंक्ति में 3 बेर खाती थी वो, और दूसरी पंक्ति में 3 बेर खाती है। अब ये बेर पहली पंक्ति में जो है वो समय का अर्थ ध्वनित करता है। 3 बार खाती, 3 बार खाती, 3 बार मतलब 3 समय। जो 3 समय खाती थी कभी, वो अब केवल दूसरी पंक्ति में है 3 बेर खाती है। वो केवल 3 बेर खा के ही पेट भर लेती है। बेर यानी एक फल है, बेर वाला, जिसे अपन कहते हैं बेर खा रही हूँ, बेर खाती हूँ। तो वो बेर का मतलब फल है, बेर का फल। वो अब केवल 3 बार
3 फल खाकर ही पेट भर लेती हैं, जो कभी 3 समय खाया करती थी। ये है शिवाजी के राज्य में औरंगजेब के अत्याचार के कारण औरतों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो कभी राज संपन्न ठाठ बाट से रहा करती थी, 3-3 समय सुस्वादिष्ट भोजन किया करती थी। आज ऐसी स्थिति हो गई उस और अत्याचारी औरंगजेब के कारण कि वो बेचारियां पहाड़ों पर रहती हैं, इधर उधर गुफाओं के अंदर रहती हैं, अपना जीवन बचा रही है और केवल बेर के 3 फल खाकर ही पेट भर के संतुष्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर बेर का शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार अर्थ भिन्न हैं। भिन्न अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। तो विद्यार्थियों, अनुप्रास और यमक हमने समझा। अब तीसरा अलंकार जो पाठ्यक्रम में है वो है श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। एक ही शब्द आएगा लेकिन अर्थ हर बार भिन्न होगा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, ऐसे अपन समझ सकते हैं कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द को एक है, लेकिन तीनों ही पंक्तियों में अलग अलग संदर्भों के साथ उनके अर्थ बदल जाते हैं। पहली पंक्ति में है रहीमन पानी राखिए। रहीमन कहते हैं रहीमदास जी कि तुम इज्जत रखो। पानी का मतलब इज्जत। पहली पंक्ति में इज्जत अर्थ है पानी का, कि इज्जत रहनी चाहिए। अगर मनुष्य की इज्जत रहती है तो वो सही मायने में जीवित रहता है, अन्यथा मृत प्राणी के समान उसका जीवन है। तो रहीमन कहते हैं कि पानी रखिए, इज्जत रखिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब व्यर्थ है, सब सूना है, सब अधूरा है, सब व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, मोती, मानस और चून, 3 यहाँ पर हैं। पहला तो मोती, दूसरा है मानस यानी मनुष्य, तीसरा है चूर्ण मतलब आटा। तीनों में पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती में तो है चमक, पानी रखिए, मोती में पानी रखिए, मोती की चमक रखिए। मोती में पानी है यानी मोती की चमक है। और दूसरा मानुष, मनुष्य के अंदर पानी है, पानी मरा नहीं है उसका, पानी जीवित है मनुष्य का, यानी मनुष्य की इज्जत बरकरार है, जीवित है। तो मनुष्य के अर्थ में पानी का क्या संदर्भ अर्थ ध्वनित हुआ? इज्जत। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत। और तीसरा है आटा। आटे के अंदर पानी डालेंगे तो आटा गूंदा जाएगा। तो आटे के अंदर पानी का अभिप्राय सामान्य पानी का अर्थ है, लेकिन मनुष्य के साथ जब पानी जुड़ता है तो मनुष्य की इज्जत का अर्थ ध्वनित करता है, और मोती के साथ जब पानी जुड़ता है तो उसकी चमक का अर्थ ध्वनित करता है। तो शब्द तो पानी एक है, लेकिन अनेक अर्थों के साथ में उसका प्रयोग हुआ है, इसलिए एक शब्द का अनेक अर्थ जहाँ ध्वनित हो वहाँ पर श्लेष अलंकार, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो अलंकारों का ये स्वरूप आगे भी चलता रहेगा। जो कक्षाएं आगे बढ़ेगी तो अलंकारों के दूसरे स्वरूपों के बारे में भी चर्चा करेंगे, छंदों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज इतना ही।